हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो सबसे पहले बजट क्या होता है? बजट क्या है? बजट बजट गवर्नमेंट का बजट है, ये बाद में समझेंगे। पहले यही समझ लेते हैं बजट क्या होता है। बजट जैसे आप हैं, आपकी पॉकेट मनी है 100 रुपये, जैसे 100 है, 1000 है, तो ये मंथली दी जाती है आपको। अब आपका 1000 रुपये बजट है, तो आप चाहें इस 1000 रुपये में सेविंग करेंगे या फिर कहीं पर एक्सपेंड करेंगे या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपका बजट है 1000 रुपये। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी हर साल बजट बनाती है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन सी प्रोग्राम और पॉलिसी लानी है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बजट ज़्यादातर सोशल वेलफेयर के लिए होता है। और ये बजट हर साल लाया जाता है। और बजट में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो बड़ी प्राइवेटली इन चीज़ों को रखते हैं कि अगले साल कौन सी पॉलिसी पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट, एक तरह से इन सब बातों को जो बजट में अगले साल इन्वॉल्व होने वाली हैं, इन सब को बड़े प्राइवेट तरीके से बनाया जाता है और बाद में लोगों के सामने पूरी तरह से पेश किया जाता है। तो ये है बजट की। तो ये बजट अच्छे से समझ लिया। जैसे हमारा खुद का बजट है, ऐसे ही सरकार का भी बजट आता है कि किस पे कितना एक्सपेंड करेंगे, और पिछली बार जो पॉलिसी बनाई थी वो किस हद तक सही चली हैं और क्या क्या कमियां रह गई थी जो इस बार बजट में पूरी होंगी। तो एक बार डेफिनेशन के जरिए देख लेते हैं। द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज नोन एज बजटरी पॉलिसी। जो पॉलिसी लाई जाती हैं उन्हें बजटरी पॉलिसी किया जाता है, और इसकी डेफिनेशन ठीक है। और जो फाइनल मिनिस्टर है वो एनुअल बजट पेश करते हैं, जिसके हिसाब से आगे की साल में कहाँ का कितना एक्सपेंड होने वाला है, ये सब कुछ होता है। तो चले आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य क्या हैं, देसी भाषा में कह देते हैं उद्देश्य क्या है। एक, सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ। वैसे अब की बार जो हमारी बजट है वो 5 ट्रिलियन का बनाया गया है, तो उसके हिसाब से जीडीपी ग्रोथ। और कहीं देखें तो जो पॉलिसी अब की बार आ रही हैं, तो जो बजट में जो एम है, जो अचीवमेंट सोचा है, तो उसके हिसाब से होगा। तो आगे देखते हैं जीडीपी ग्रोथ। तो बजट का मेन वो होता है जीडीपी ग्रोथ करना, जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है उससे ज़्यादा बढ़कर उसमें बढ़ाओ। जैसे अब जीडीपी ग्रोथ किस किस से होगी? एक तो जो पब्लिक गुड्स हैं, जो पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करना, एक तो इससे ग्रोथ होगी। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना। खाली पब्लिक जो गुड्स हैं, जो सोशलाइज हैं, उससे वेलफेयर इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो होगा उससे जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है। अगर देखी जाए तो कहीं ऑप्शन में आ जाए कि जीडीपी ग्रोथ किससे ज़्यादा बढ़ती है, प्राइवेट सेक्टर से या पब्लिक सेक्टर से, तो प्राइवेट सेक्टर उसका आंसर आएगा। ज़्यादातर चांस है प्राइवेट सेक्टर। ये
ऐसे नहीं, क्वेश्चन के ज़्यादातर चांस हैं कि एक सिचुएशन के हिसाब से अगर देखी जाए तो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है बजाय पब्लिक सेक्टर के। ठीक है। सेकंड, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। जो एरिया है उसके हिसाब से ग्रोथ हो। अब आपने सेज क्वेश्चन स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन तो ये है। तो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो होता है वो कुछ एरियाज होते हैं जो बैकवर्ड मान लो, वहाँ पर सरकार कुछ ज़्यादा छूट देती है, जैसे कोई टैक्सेस कम कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, 3 साल कर देते हैं नॉर्मली, या फिर 1-1.5 साल तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, और जो काफ़ी चीज़ों में मदद करती है तो कुछ टैक्सेस फ्री कर दिए। तो जो ऐसे एरियाज में अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, कंपनियों को अट्रैक्ट करें जिससे लोगों को रोजगार मिले, इससे बैलेंस होंगे। जो रीजनल हैं, जो स्टेट वाइज जो ज़्यादा बैकवर्ड हैं वहाँ पर सेज लगा दिया जिससे कंपनियां आए और लोगों को बेरोजगारी से दूरी हो। समझ रहे हो? तो ऐसे। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो बजट है वो ये भी देखता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर भी कुछ किया जाए। तो ऐसे देखी जाए तो जो बजट होता है वो हर चीज़ का कंक्लूड होता है कि नेक्स्ट ईयर में बेरोजगारी पॉपुलेशन के हिसाब से रोजगार दिया जाए। तो ऐसे कुछ। अब देखी जाए तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा रोजगार को होल्ड किए है, और देखी जाए तो पब्लिक सेक्टर में अब रोजगार कम मिल रहा है बजाय प्राइवेट सेक्टर के। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट ना करे तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये भी कारण हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। तो चलें फोर्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का अर्थ है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। जैसे ट्रेड साइकिल को मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से किया जाए, तो बजट में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। फिफ्थ, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स पहले, पब्लिक गुड्स क्या होता है? पब्लिक गुड्स जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल में तो शायद एक स्कीम आ गई है जिसके ज़रिए बच्चों को 500 रुपीज़ देने होंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, और अगर वैसे जाता है तो शायद सरकार 1000-2000 कुछ ऐसे रुपए देगी। तो अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए शायद रुपए लगेंगे। ये मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था शायद न्यूज़पेपर में, तो कुछ ऐसी ही न्यूज़ आ रही थी। तो गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल गवर्नमेंट, तो ऐसी सरकारी संस्थाएं जो सिर्फ पब्लिक के लिए ज़्यादातर फ्री बेस पे बनाई गई हैं, रिच और पुअर में मेंटेन रखा जाए, और जिससे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मदद मिल सके। तो इसलिए भी प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स ज़रूरी है। अगर सब कुछ प्राइवेट चला जाए तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो पब्लिक में जो लोअर
लोअर और बिलो पॉवर्टी लाइन हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पब्लिक गुड्स या सेक्टर पे भी बजट में ध्यान दिया जाता है। तो चले आगे चलते हैं। अब ये देखी जाए तो ये 5 पॉइंट मैक्स हैं, ये 5 पॉइंट कर लिए बस। अब जो बजट के कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। बजट के 2 कंपोनेंट, एक बजट रिसिप्ट, एक बजट एक्सपेंडिचर। एक मिनट, जो बजट रिसिप्ट है और जो बजट एक्सपेंडिचर है, तो आज बजट रिसिप्ट है और जो बजट एक्सपेंडिचर है, तो आज बजट रिसिप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो बजट रिसिप्ट में और बजट एक्सपेंडिचर में दो दो और कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पर बजट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट पढ़ लेते हैं और कल बजट पढ़ लेंगे जो एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू रिसिप्ट, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ये एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं करते, नो इम्पैक्ट। एसेट और लाइबिलिटी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सबसे मेन, सबसे ज़रूरी यही बात। ठीक है, क्यों नहीं करता? एसेट और लाइबिलिटी कब बनती है? जब किसी से लोन ले। एसेट रिड्यूस तब होगा जब कोई प्रॉपर्टी है, कोई सिक्योरिटी है, वो बेच दें या खरीद लें तो बढ़ जाएगा एसेट। तो ऐसे तो जैसे टैक्स हैं, ये ना ही एसेट को बढ़ाते हैं, ना ही लाइबिलिटी को घटाते, या इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करते हैं एसेट लाइबिलिटी। ठीक है, अब रिवेन्यू रिसिप्ट का, रिवेन्यू रिसिप्ट, तो सबसे पहले तो इसमें टैक्स ही है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ टैक्स है। टैक्स के भी हैं, एक तो टैक्स रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो इसमें फ़र्क क्या है? नॉन टैक्स तो क्या है? फ़ी है। जैसे कि आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ी लगती है, तो नॉन टैक्स में आएगी। फाइन्स हैं, जैसे आप रोड पे हेलमेट बाइक पर नहीं लगा के चल रहे हैं, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो उसके फाइन्स लगते हैं, वो नॉन टैक्स में। एस चार्ट, ये क्या है? जैसे किसी की वसीयत ना लिखी हो और उसकी ज़मीन बेनाम के छूट जाए तो इसमें आता है। ठीक है, ग्रांट एंड डोनेशन, ग्रांट और डोनेशन नॉन टैक्स रिसिप्ट में। और इसका क्या है? टैक्स रिसिप्ट में जो इनकम टैक्स हैं, जो इनकम टैक्स हैं वो टैक्स रिसिप्ट में आएंगे। कॉरपोरेशन टैक्स हैं वो इसमें आएंगे। इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, जीएसटी, ये सभी टैक्स रिसिप्ट में और ये नॉन टैक्स में। फीस चार्ट तो ऐसे है। अब जो टैक्सेस के हैं वो टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, चलो देखते हैं। एक प्रोग्रेसिव
एक रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव तो नाम से लग रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है, लग रहा है ना। तो ऐसे ही इनकम बढ़ेगी ना। जैसे एक पर्सन ए है तो उसके 1000 रुपये इनकम है। दूसरा पर्सन बी है, उस पर उसकी भी इनकम 1100 है। ठीक है। अब प्रोग्रेसिव का क्या है, इस पे टैक्स 10% लग रहा है और इस पे 11% टैक्स लग रहा है। मतलब इनकम बढ़ी तो टैक्स में भी इंक्रीजमेंट हुआ। रिग्रेसिव इसमें कहते हैं पुअर हैव मोर बर्डन। जैसे पर्सन ए है, उसकी इनकम 1000 रुपये, बी की पर बढ़ा देते हैं, 2000 कर देते हैं। ठीक है। तो इस पे भी 10% टैक्स, इस पे भी 10% टैक्स। फर्क हुआ। सॉरी कॉल आ गया था। तो दोनों में जो टैक्स है, जो इंक्रीजमेंट, सेम लेवल का टैक्स लग रहा है दोनों में, चाहे इनकम ज़्यादा हो या कम हो। तो ज़्यादा बर्डन किस पे पड़ेगा, जिसकी इनकम कम है। तो इसे मोर बर्डन ऑन पुअर्स कहा जाता है इस टैक्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू एडिड वैट बोलते हैं। अब ठीक है। अब और एक स्पेसिफाई टैक्स, वैट, और अब ये जीएसटी भी आया ना, वो भी इसमें वैल्यू एडिड नहीं लगे, जीएसटी। ठीक है। जो एडिशन ऑफ वैल्यू होती है, जैसे एक कपड़ा है, ठीक है, वो टेलर लेता है और सील के देता है, इन पर जो टैक्स लग रहा है ना, उसे वैल्यू एडिड जीएसटी वैट कहते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और स्पेसिफाइड टैक्स क्या होता है, जो किसी गुड्स पे परफेक्ट, जैसे उसके साइज, वेट, यूनिट्स के हिसाब से, साइज, वेट या यूनिट के हिसाब से जो टैक्स लग रहा है ना, उसे स्पेसिफाइड टैक्स कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स तो होता है जिस पर लगा है उसी को भरना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट जिस पर लगा है वो नहीं भरता, कोई दूसरा भरता है। इट कैन नॉट बी शिफ्ट, और ये शिफ्ट हो सकता है। सबसे मेन फर्क तो यही। और जो डायरेक्ट टैक्स है वो ज़्यादातर प्रोग्रेसिव होता है, जैसे इनकम के साथ बढ़ता रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल, सबसे पहले तो इनकम टैक्स सबसे बड़ा एग्जांपल। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जांपल हुआ है, ये बताया था आपको, जीएसटी वगैरह। ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? क्रिएट लाइबिलिटी। आपको बताया था, कहीं से बोरो करते हैं या फिर कोई चीज़ सेल करते हैं, उससे बढ़ती है। यानी पैसा आना, पैसा कैसे आएगा, या फिर किसी से लोन लेंगे या फिर कोई चीज़ बेचेंगे, उससे लाइबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है। इससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो रिड्यूस एसेट, एसेट का रिड्यूस होगा। ठीक है। तो रिकवरी ऑफ लोन, इसमें 3 ही पॉइंट है बस। रिकवरी ऑफ लोन, देखो, रिकवरी ऑफ लोन, किसी लोन का वापिस आना या फिर किसी को लोन देना। देखते हैं,
अगर किसी ने, जैसे हमारा इंडिया है और ये बांग्लादेश है, ठीक है, पुअर कंट्री को ही तो लोन देंगे। अगर इसको लोन दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और एसेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर अमेरिका से लोन ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है लाइबिलिटी का फंडा। रिकवरी ऑफ लोन किसी ऐसे भी आ सकता है, पेइंग बैक द लोन, तो उसमें आपको समझा दिया गया कैसे क्या होगा, ठीक है। पेइंग बैक कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर खुद लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, अगर किसी से बोरो कर रहे हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसमें ही समझा दिया था वो तो। अब अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट में आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है, जैसे जो पब्लिक सेक्टर की गुड्स एंड सर्विस हैं, पब्लिक सेक्टर गुड्स एंड सर्विस, जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया, और एयर इंडिया बेची है तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, जिससे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, एसेट डिक्रीज हुआ है, तो ये अदर रिसिप्ट में आएगा। तो ये, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसके आगे पढ़ते हैं। तब के लिए ये पिछले वाला रिवाइज करके रखना। थैंक यू।